हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों 18 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जो एसएससी एमटीएस का पेपर लिया गया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन जो रेगुलरली हर एक शिफ्ट में आए हुए हैं, रेगुलर रिपीट हुए हैं, उनको मैंने नहीं लिया है। और इसलिए क्योंकि आप देखें कि पहले ही मैंने कई सारे शिफ्ट को सॉल्व कर रखा है एसएससी एमटीएस का। 18 अक्टूबर से पहले के लगभग सारे शिफ्ट, एक या दो शिफ्ट मैंने स्किप कर दिया। अब उसके लिए भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो उसकी भी सोल्यूशन में लाऊंगा। जैसे 13 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो कंपेरेटिवली इजी था। ठीक है, फिर भी अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं जरूर से उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी शिफ्ट हुए हैं मैंने लगभग 99% शिफ्ट को सॉल्व कर रखा है। कुछ ही एक या दो शिफ्ट बाई चांस मैंने नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप जाकर के उन वीडियो को देखें, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और जो इस शिफ्ट में भी रिपीट हो गए हैं, उनको मैंने छोड़ रखा है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन करके टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। आप उन वीडियो को, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो जरूर ये समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे पिछली वीडियो में जो 18 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने कराया है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो मैंने बोला कि कुछ बच्चे भाई इसको सॉल्व करो और आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सही जवाब क्या है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया भी और काफ़ी लोगों ने नहीं किया। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप जरूर से पहले की वीडियो देख लें। और देखो इसमें क्या है कि ये जो शिफ्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन इन्होंने कुछ अलग ही लेवल का पूछ डाला। जैसे एक टाइम एंड वर्क का आप देखोगे, वैसे पाइप टंकी का क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम का, बहुत ही अलग लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी आप देखेंगे एवरेज के क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जरूर से पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल गजब के हैं। गजब के मतलब कुछ टिपिकल टाइप के, अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको जरूर देखना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि देखो दोस्त, अगर आप सीपीओ की या फिर मेंस की, मेंस किसका, सीजीएल का मेंस या फिर सीपीओ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूर से आप इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीपीओ या मेंस में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम एनके मैथ संधू कुमार ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आप मुझे जो इंस्टाग्राम होता है वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां डायरेक्ट आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है दोस्तों, थ्री सर्कल्स each having radius equal to 4 centimeter are drawn with the vertices of an equilateral triangle as the centers. If the length of each side of the triangle is equal to 8 centimeter, then what is the area in centimeter square of the portion of the triangle that is not covered by the sectors of the circles? देखिए कहने का क्या मतलब है कि इसने बोला कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम रख लेते हैं एबीसी। कैसा ट्रायंगल है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसके सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब इसमें इसने कहा कि देखो भाई, यहाँ से तीन सर्कल, इसने सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक्चुअली में सेक्टर ड्रॉ किया है। आप समझिएगा, यहाँ से एक सेक्टर हम बना लेते हैं और एक सेक्टर यहाँ से, एक्चुअली में ये सेक्टर बना नहीं, हमें थोड़ा आगे से ऐसे बनाना चाहिए था, इस तरह टाइप का। ठीक है, और यहाँ से भी एक्चुअली में एक सेक्टर बना है, तो आप समझ लीजिएगा ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ऐसा सेक्टर बनना चाहिए था बेसिकली। अरे यार, एक मिनट एक मिनट, रुक जाना बस, मुझे इसको मिटाना था। ये आप समझिए कि ये किस टाइप का है, यहाँ से इसको मैच कर देते हैं और ये यहाँ तक है ऐसे। ठीक है, बीच में गैप नहीं है, यानी कि तीन तरह के सेक्टर बनाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट अपने आप में एक सर्कल बनेगा। अगर आप पूरा बनाओगे तो वैसे ही ये कंप्लीट सर्कल बनेगा, और ये भी कंप्लीट अपना सर्कल बन जाएगा अगर आप पूरी तरह से बनाते हो। तो यहाँ पर केवल हमें सेक्टर से लेना देना है, तो पूरी सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बाकी इनको मिटा देता हूँ। अब बेसिकली ये कह रहा है कि जो इस वृत्तों से नहीं घिरे हुए हैं उसका एरिया बता दो। तो कौन सा वो पोर्शन है दोस्तों? ये वाला वो पोर्शन है जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये हमें एरिया बताना है। तो अब सीधी सी बात है कि हमें करना क्या है, हमें त्रिभुज ए बी सी में से क्या माइनस करना होगा? सर्कल के तीनों सेक्टर माइनस करने होंगे। ठीक है, जो ऐसे सेक्टर बन रहे हैं जिसको आप त्रिज्या खंड कहते हैं, ऐसे तीन सेक्टर बन रहे हैं, तीनों को माइनस करना है। बस बेसिकली आपका जो सैडेड पार्ट है वो बच जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सीधी सी बात है, पहले यहाँ पर देख लो, इनके लिए त्रिज्या दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है कि ये 4 है, ये भी 4 है, और ये तीनों एक ही तरह के सेक्टर बनाए गए हैं, तो इनके लिए रेडियस भी
सेम है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस सेक्टर। आप देखो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है दैट इज θ/360 और इंटू का πr² ये होता है। अब बताओ थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री तो यहाँ है, फिर 60 डिग्री यहाँ भी है और 60 डिग्री यहाँ भी है, यानी कि 180 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे ये 180 डिग्री बटा 360, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक सर्कल का आधा हो गया। और πr², तो आंसर चूंकि पाई में ही है तो हम पाई रहने देते हैं पाई, और r का मतलब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16। अब ये 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, और ये इससे 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 8 बार में कट जाएगा। तो आपका ये आएगा 16√3 और माइनस का 8। तो अगर आप 8 कॉमन ले लें तो आप बोलोगे दैट इज 2√3 माइनस का पाई। बेसिकली यहाँ पे पाई बच रहा था ना, तो यहाँ पे पाई आएगा। 2√3 माइनस पाई कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन में। तो ये अपने आपको बताना है कि इसके और इसके चौथे अनुपाती के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा। चौथा अनुपाती किसको बोलते हैं, चौथा अगर x होता तो आपको पता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करेंगे तो x आएगा, और बीच वालों को गुना करेंगे तो 14। तो यहाँ पर जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया, 14। यहाँ पर चौथा अनुपाती को मैं अगर y मान लूं तो ये होगा 14y, और बराबर इस दोनों को आप गुना करेंगे तो दैट इज 16 इंटू 2401। तो 14 से हम काट देते हैं, अगर ये कट जाए तो 14 से ये कट तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, इसको 7 से काट लो, 7 तियां 21, फिर बच जाएगा हमारे पास 3 और 0, 7 चौके 28 और 7 तियां 21 कट जाएगा, और ये 2 अठे 16। तो y की वैल्यू आ गई 8 इंटू 343। अब आपको x एंड y का मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज √xy, ये आपने पढ़ा होगा मध्यानुपाती। तो √x के लिए आप क्या रख लोगे, 14, 14 को मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये 2 गुणा 7 है, और इंटू ये आ जाएगा y की वैल्यू अब 8 और 343। अब आप देखो कि 8 दूना 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और गुणा में आप देखोगे कि 343 और ये 7 मिलकर किसका वर्गमूल आ जाएगा, 49 का, क्योंकि 343 में 3 बार 7 आता है, और एक बार 7 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2 बार 7 बाहर आएगा, और ये 9 चौके 36, यानी कि लास्ट का डिजिट जो होगा आंसर का वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया। बाकी आप देखोगे कि ये 14 का स्क्वायर ही बन रहा है, तो 196 ही आएगा। आगे अगला सवाल है अपने पास दोस्तों कि एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता यानी कि जीए और क्यूटी की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में जो असफल विद्यार्थी हैं यानी कि फेल विद्यार्थी हैं, उनका परसेंटेज है 54% एंड 45%। ये असफल रहे यानी कि ये फेल रहे, और 16% जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, दोनों में यानी कि दोनों में मिलाकर, ठीक है, दोनों में मिलाकर जो है वो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 136 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने हिस्सा लिया था पेपर में, ठीक है। आप देखिए जो टोटल पास होता है या टोटल फेल होता है वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है, दिस इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में ही फेल या पास हुए हो, जिसको आप बोथ कह सकते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब, और यूनियन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। टोटल जिसमें बोथ सबको मिलाकर के आप टोटल बोलते हैं, कुल मिलाकर इसको आप बोल सकते हैं, कुल मिलाकर, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर अगर मैं केवल फेल फेल की बात कर लूँ, हर एक बार इसने फेल ही दे रखा है, तो अगर मैं टोटल फेल की बात कर लूँ कि टोटल फेल कितने हुए, तो आप बोलेंगे देखो पहले वाले में जिसको आप नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए बोल सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी, दोनों सब्जेक्ट के लिए आप बोल सकते हैं। तो पहले में 54 थे और दूसरे में कितने फेल हुए हैं, 45, और दोनों में मिलकर कितने फेल हुए हैं, ये दोनों में मिलकर वाला है इंटरसेक्शन जो है, तो ये 16 हो गया। आप दोनों को जोड़ ले तो आप बोले कि ये देखो 5 4 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 5 4 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 83% टोटल फेल हैं। तो आप बताओ कि पास कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 100 में से 83 को माइनस कर दो, यानी कि ये 17% बचेंगे। और हमारे हिसाब से दोस्तों 17% पास हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितने पास हैं, तो आप बोलेंगे 136 कैंडिडेट पास हैं दोनों को मिला करके, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि टोटल मिला करके दोस्तों यहाँ पर कितने पास हो रहे हैं, 17% ही पास हो रहे हैं। तो 17% एक्चुअली में 136 के बराबर है, और ये 8 टाइम्स कटेगा, तो 1% की वैल्यू अगर 8 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच नंबर लाइंग बिटवीन 800 and 900 is such that when it is divided by either of
34 एंड 51, द रिमाइंडर लेफ्ट इज 19। यानी कि ये कह रहा है कि 800 और 900 के बीच ऐसे नंबर बता दो जिसे 34 या 51 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर मिले शेषफल वो 19 बचे। तो एक काम करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आप दिमाग चलाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर 19 वो चाहता है कि रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 19 को माइनस कर दूं तो उसके बाद जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 34 से और 51 से। यानी कि जो शेषफल बचना है अगर उसको मैं ऑलरेडी माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा वो पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए, वो पूरी तरह से कटना चाहिए 34 और 51 से। अब इनसे कटने का मतलब वो 17 से, 2 से और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। 51 और 34 से कटने का मतलब वो 17 से भी कटना चाहिए, 2 से भी और 51 से भी, सॉरी 3 से भी। तो पहले हम 3 पर ही आजमा लेते हैं। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय द नंबर, ठीक है, यानी कि बाय द 3, सॉरी नंबर भी आप कह सकते हैं। यानी कि संख्याओं का जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि देखो ये 8 और 8 16 और 7 कितना हो गया 23। अगर 16 और 7 23, 23 में से अगर 19 को आप घटाते हो तो दो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर अगर आप बात करें तो आप 6 और 9 को हटा भी सकते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3। तो आप देखें कि यहाँ पर 8 बच रहा है और यहाँ पर 9 को हटा दो तो एक बचा, 8 में से एक गया तो ये 7 बचा। ये भी जो है 7 भी है, ये भी अपने आप में डिविजिबल नहीं है। अगर थर्ड की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों कि 3 तो कट ही रहा है, 5 3 8 में से ये एक हटा दो क्योंकि ये 9 ऑलरेडी कट रहा है, तो 5 3 8 में से एक गया तो यहाँ पर भी 7 बच जा रहा है। कुछ गलत तो हमने नहीं चेक कर लिया, इसका मतलब 3 से 2 से और 17 से कटना चाहिए था एक्चुअली में माइनस करने पर। 3 अगर हटा दिया, अच्छा अच्छा 8 5 13 हो रहा है ना, 13 में से एक गया तो ये 12 आ रहा है, एक्चुअली में मैं गलत जोड़ रहा था। 3 हट गया तो ये 8 और 5 13 हो गया, 13 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर आप देख लो 2 1 3 कट रहा है, अगर आप 8 में से एक को, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी कट रहा है, 8 में से एक को घटा दोगे 7 आएगा जो कि नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, हमने ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। सवाल है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से 1 जनवरी 2019 को 6,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि वो 6.25% की एसआई की रेट से ब्याज की राशि 75 रुपए होने पर, यानी कि जब तक इंटरेस्ट 75 होगा तो जब जैसे ही 75 होगा वो उसे वापस कर देगा। तो आपको बताना है कि कितने जो उधारी अवधि की समाप्ति किस तिथि को होगी, यानी कि किस दिन वो 75 रुपीज बन जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपके लिए सवाल टाइम निकालना रह गया, ठीक है, कि टाइम बताना है आपको और जो इंटरेस्ट है वो है 75 रुपीज और आपको जो रेट दे रखा है दैट इज 6.25% और प्रिंसिपल आपको गिवन ही है 6,000, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब आप एक बात समझिए कि ये जो 6.25% है इसका मतलब होता है 1/16 और ये चूंकि एनुअली है यानी कि वार्षिक है, तो आप ये कहेंगे कि इसका मतलब कि 12 मंथ्स में उसे कितने पे करने होंगे भाई, उसे 1/16 पे करने होंगे, किसके, 6,000 रुपए के, ठीक है। 6,000 रुपए तो उसने उधार लिया है, तो 12 महीने में उसका 1/16 रुपए पे करना होगा, यानी कि हर एक महीने में वो कितना पे करेगा, तो आप बोलेंगे कि एक महीने के लिए उसे पे करना होगा। आप चाहो तो इसे काट लो या 12 से इसी को काट देते हैं डायरेक्ट, 12 25 60, यानी कि 500/16 आ रहा है तो 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, यानी कि 125/4 आ गया, जिसको आप बोल सकते हैं 4 3 12 4 1 12 में और 25 रुपीज। यानी कि आप ये बात अब क्लियरली समझ पाएंगे दोस्तों कि एक महीने में, ध्यान से समझिएगा, एक महीने में उसे कितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में पे करना होगा, 31.25 का, और यहाँ पर कितना उसे पे करना है, 75 रुपए पे करने हैं। तो आप ये बात तो समझ जाओगे कि एक महीना में अगर इतना पे करना है दोस्तों तो 2 मंथ्स में कितने पे करने होंगे, इसका डबल पे करना होगा, यानी कि 62.5 रुपीज, 62.5 रुपए पे करने होंगे। तीसरा महीना तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम 3 महीना इसको बनाएं तो ये 93.75 बन जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सीड कर देगा, आपको पता है ना, ज्यादा हो जाएगा। हमें तो 75 रुपीज का ही उधार भाई पैसा चुकाना है, तो जब तक 75 होगा उतने टाइम में तो ये पे कर देगा, तो तीसरा महीना तो आने से रहा। इसका मतलब है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू। हमें बस ये देखना था कि देखो भाई 2 महीने और कुछ दिन लगेंगे इसे, 2 महीने में 62 रुपए तक पे कर रहा है, यानी कि सम डेज और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कुछ दिन और लगेगा बस, यानी कि 2 महीने कुछ दिन। तो आप जनवरी से 2 महीने जोड़ लो दोस्तों, की जनवरी, उसके बाद अगला महीना फरवरी और तीसरा मार्च,
यानी कि मार्च में पे कर देगा। वो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। देखो 1 जनवरी से पूरी जनवरी तो 1 महीना लग गया, फिर पूरा फरवरी 2 महीना हो गया, और मार्च के कुछ दिन, 2 महीने कुछ दिन लगेंगे। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि x एंड y आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस सच दैट x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर इक्वल टू 49 रेशियो 64। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू बता दो। अच्छा देखो, अगर एक्स स्क्वायर दोस्तों 49 के बराबर है तो x 7 के बराबर हो गया, और y स्क्वायर अगर 64 के बराबर है तो y 8 के बराबर हो गया। लेकिन इसमें एक और बात कह रखा था कि इनका जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो एक को निगेटिव लेंगे। इसका मतलब अगर हम 7 को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें 8 को निगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 8 को मैं निगेटिव मान लेता हूं कि ये -8 है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं 7 पुट करूं तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये प्लस, क्योंकि 8 जो है वो माइनस में है तो ये 48 बनेगा। ठीक है, और रेशियो ये कितना बनेगा, अगर 7 रखूं तो 7 × 6 = 42, और -8 × 7 ये 56, तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया 8 × 5 = 13, और 4 × 3 = 7, और 1 × 8 83 बन जाएगा क्या। 7 × 5 = 35, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 13, 4 × 3 = 7, और 1 × 8, ये तो 83 ही बन रहा है। और ये बन रहा है 6 और 2 8, और 5 × 4 9, 83 और 98। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे अगला सवाल है दोस्तों कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी को इतने और इतने मिनट में तय कर सकते हैं, उनकी गति का अनुपात क्या है। देखो जब डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि सेम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना चाहिए कि जो टाइम का स्पीड होगा, अगर x रेशियो y है तो वो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, y रेशियो x बोलना चाहिए था मुझे। तो आप बोलोगे कि टाइम का रेशियो हमें मालूम है 7 घंटे 20 मिनट को आप कितना बोलोगे, 6 × 7 = 42, और 20 440 मिनट बोलोगे। और रेशियो ये टाइम कितना है 10 घंटे, यानी कि 600 मिनट। ठीक है, और 640 मिनट ये हो गए। तो ये अगर टाइम का रेशियो है तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 640 और 440। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 × 4 = 44, और 16 × 4 = 64, यानी कि 16:11। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक देखने में मजा है। जो अजब गजब के क्वेश्चन है आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसी काम के आधे हिस्से और 1/3 हिस्से को x और y 5 और 10 दिन में कर सकते हैं, वो एक साथ मिलकर उसके डबल काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम ये पूछें कि x पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो जब वो आधे हिस्से काम को 5 दिन में कर रहा था तो वो पूरे काम को 10 दिन में करेगा। y अगर 1/3 हिस्से को 10 दिन में कर सकता है तो पूरे काम को 10 का 3 गुना लगा देगा, यानी कि 30 दिन में काम करेगा। अगर ये टाइम का रेशियो है दोस्तों तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और इसको गुना करोगे तो आपको टोटल काम मिल जाएगा कि टोटल वर्क जो करना था वो 30 यूनिट का था। लेकिन अगली बार देखो 2 गुना काम करा रहा है ना, कह रहा है कि कंप्लीट डबल ऑफ द वर्क, यानी कि 30 का डबल वर्क काम कराना चाहता है वो, यानी कि 60 यूनिट का काम कराना है। और काम कौन करेंगे भाई, दोनों मिलके करेंगे, तो 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, बस 15 डेज लगने हैं और कुछ नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला सवाल है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द हाइट ऑफ द कोन इज हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि क्षेत्रफल उसने समान बोल दिया, क्षेत्रफल जो है वो सेम है। तो अगर आप जो कोन होता है, शंकु होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया दैट इज πr_l, और प्लस इसका एरिया ऑफ द बेस वो क्या होता है πr²। आधार का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है भाई, गोले के क्षेत्रफल के बराबर है। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। रेडियस दोनों ही केस में सेम है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि त्रिज्या क्या है, समान है। तो देखो त्रिज्या अगर समान है तो ये आर यहाँ से स्क्वायर और ये आर कट गया, ये पाई भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया दोनों का, बेसिकली ये पाई है। देखो यहाँ पे आपका एल बचा और यहाँ पे एक आर बच गया, क्योंकि एक ही आर कटा है, और इधर बच गया आपका 4 × r। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा अब देखिए एक और बात, अगर हम यहाँ से आप बोलेंगे कि L जो है वो एक्चुअली में 3r के बराबर हो गया। हमें क्या बताना था कि गोले का व्यास का कितना गुना होगा, कौन, शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई अभी आप निकालो, हाइट कैसे निकालते हैं, दैट इज √L² - r²। ये तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। L की जगह पर अगर मैं 3r रख लूं तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9r होगा, और उसमें से एक r का स्क्वायर घटा देंगे ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 8r²। इसको आप लिख सकते हैं 2√2 और r।
ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r। आपको बताना है कि शंकु का ऊंचाई यानी कि ये वाला जो हाइट है, हाइट की जो वैल्यू है, ये डायामीटर यानी कि 2r का कितना गुना है। तो बता दो कितना गुना है भाई, ये इसका कितना गुना है। आप बोलोगे कि देखो 2r से 2r तो कट ही जा रहा है, आप रेशियो ले लो बेसिकली, इससे ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सॉरी 2 कट रहा है ना, √2 नहीं कट रहा है, ये r और 2 कट रहा है, तो ये √2 बचेगा और ये 1, यानी कि ये कितना टाइम्स है, √2 टाइम्स है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है, तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल के आया अपना वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब ये एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया TSD का, जो कि लैंग्वेज काफी लेंदी लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी है, जिसे उसने 6 भागों में विभाजित किया है, और प्रत्येक दूरी या तो 4 किलोमीटर अथवा 5 किलोमीटर का गुणज है। यानी कि 49 किलोमीटर का उसे डिस्टेंस कवर करना है, जिसे उसने 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है वो या तो 4 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट 4 डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर के जो मल्टीपल वाले डिस्टेंस हैं वो 40 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए गए हैं। अब ये कह रहा है कि यदि दो जो कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस हैं उनमें 6 मिनट का गैप भी है, 6 मिनट का विश्राम है, 6 मिनट वो रेस्ट के लिए रुकता है, तो यहां पर ये कह रहा है पूरी यात्रा, ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या थी। अच्छा, अब एक बात देखिए कि हमें एवरेज स्पीड बताना है, औसत चाल बताना है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम यानी कि कुल समय, यही होता है। तो कुल दूरी तो हमें मालूम है दैट इज 49, बस अब हमें कुल समय निकालना होगा कि टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, अच्छा देखो अब टाइम निकालते कैसे हैं, तो आपको ये पता होगा कि टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा समय। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि देखो पहली बार उसने 4 किलोमीटर चला, पहले आप डिस्टेंस समझिए कि डिस्टेंस किस हिसाब से उसने चला है। टोटल 49 किलोमीटर कवर करना है, जिसमें से पहले उसने 4 किलोमीटर कवर किया, फिर जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, थर्ड जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे थर्ड वन इज 8 किलोमीटर, और जो फोर्थ डिस्टेंस है वो है कितना अपने पास 10 किलोमीटर है। अब बताओ कि और कितना किलोमीटर चलना बाकी रह गया, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस था वो कितना रह गया। तो आप बोलेंगे कि 49 में से देखो भाई 5 और 4 9 और 8 17 और 10 27 तो वो चल दिया, इसमें से 27 किलोमीटर तो उसने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो अब कितना रह गया उसके पास, 22 किलोमीटर और कवर करने के लिए रह गया 49 में से। अब इसमें ये कह रहा है कि देखो भाई इस 22 को वो इस तरह से कवर करना है उसे कि जो डिस्टेंस हो वो 4 और 5 का मल्टीपल हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि डिस्टेंस जो होगा वो मल्टीपल होगा 4 और 5 का। तो हमें 4 और 5 के मल्टीपल में इसको अब तोड़ना होगा और ढूंढना होगा कि आखिर डिस्टेंस है क्या भाई, क्योंकि टोटल 22 किलोमीटर बचा है, लेकिन उसने पहला इसे दो पार्ट में डिवाइड किया होगा ना, टोटल 6 पार्ट उसे बनाना था, जिसमें ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, और दो पार्ट उसे बनाना है, और 22 किलोमीटर रह गया है, तो 22 किलोमीटर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, जिसमें से पहला 4 का मल्टीपल हो और दूसरा 5 का। अब देखो अगर मैं 4 का मल्टीपल 4 ही ले लेता हूं कि चलो पहला अगर 4 किलोमीटर होता तो दूसरा कितना होता, तो आप बोलेंगे 18 होता, लेकिन 18 तो 5 से कट नहीं रहा है, बिकॉज द सेकेंड वन इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, लेकिन ये 5 से कट नहीं रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते। अगर मैं 4 के बदले 8 ले लूं, 8 जो कि 4 का मल्टीपल है, तो अगला क्या बचता, 22 में से 8 हटा दो तो आप बोलते कि दोस्त ये बचता 14, और 14 भी 5 से नहीं कट रहा है। अगर मैं 4 तिया 12 ले लूं तो अगला 10 बच रहा है, जो कि 5 से कट जाएगा और ये 4 से भी कट जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो 16 लेकर के देख सकते हो, 16 लोगे तो अगला 6 लेना पड़ेगा और ये भी 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 12 और 10 के पार्ट में वो डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करेगा वो अगली बार वो 12 किलोमीटर का होगा, और उसके बाद जो चलेगा वो 10 किलोमीटर का चलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये डिस्टेंस है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम मैंने बोला कि दूरी बटा चाल करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, पहला दूरी वो 4 किलोमीटर का चला है, और किस स्पीड से चला है भाई, 40 की स्पीड से। जो 4 का मल्टीपल है वो 40 की स्पीड से चला है, और जो 5 का मल्टीपल है वो 60 की स्पीड से। तो ये चला होगा 40 की स्पीड से, ये चला होगा
60 की स्पीड से, ये फिर से 40 की स्पीड से, ठीक है, और ये 60 की स्पीड से, और ये फिर से 40 की स्पीड से, और ये 60 की स्पीड से। तो कितना टाइम लग गया जरा आप बताएं। तो आप बोलोगे कि ये 1/10 हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही बार लिख देता हूँ, काटने पीटने की जरूरत नहीं, फास्ट कर सकता था लेकिन आपको बताना है इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ। ये 1/10 आएगा, ये 5 से 12 25 60, 1/12, ये 8 25 40 यानी कि 1/5, और ये 1/6 आ जाएगा। फिर ये 12/40 आया था ना, तो ये 3 चौके 12 और 10 चौके 40, और ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये टाइम हुआ। और अगर मैं बात करूं टोटल टाइम की, ठीक है, टोटल टाइम की, तो आप बोलोगे दोस्तों इसके साथ साथ वो 6 मिनट आराम भी कर रहा है। देखो वो भी है, वो चलो वो हम बाद में जोड़ लेंगे, पहले इसको केवल ऐड करते हैं कि ये कितना बना। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि या तो सबको एक ही साथ ऐड कर लो कि सबका एलसीएम ले लो, वो कितना बन जाएगा 60। तो आप बोलोगे 10 छक 60 और 12 25 60, तो भाई 6 और 5 11 हो गया, और यहाँ पर 12 25 60, तो 11 और 12 कितना हो गया हमारे पास 23, और 6 दहा 60 यानी कि 33, और 6 हो गया कितना अपने पास 39, और 10 49 हो गया। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इसको आप ऐड करोगे दोस्तों तो ये कितना बनने वाला है, केवल टाइम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये बनेगा अपने पास 49। ठीक है, और अगर ये 49 बन गया तो और अभी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो 6 मिनट वो रुक भी रहा है, हर एक 2 बार, यानी कि दूसरी अगर डिस्टेंस वो चलेगा तो उसमें 6 बार रुक रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप बताओ जरा कि टोटल कितनी बार रुक गया ये। 1 मिनट, हमने गलत जोड़ दिया क्या, एक्चुअली में यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ 3 था ना। देखो ये क्या था, 3 था, तो यहाँ पर 6 तियां 18 आता, तो ये ओवरऑल कितना बनेगा 61 बनेगा। तो ये 61/60 बन गया, ये टाइम है। और साथ में 6 मिनट वो जो रुक रहा था उसको भी अब ध्यान में ले लो भाई। 6 मिनट देखो वो जब दूसरी बार डिस्टेंस कवर करेगा तो वो बीच में 6 मिनट के लिए रुकेगा, तीसरी बार कवर करेगा तो 6 मिनट और रुकेगा। यानी कि देखो 2 बार चला था तो एक बार 6 मिनट के लिए रुका, 3 बार चला तो उसमें से 2 बार रुकना पड़ा, और ओवरऑल उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो 6 बार उसे डिस्टेंस चलना है, तो उसमें से 5 टाइम्स क्या करेगा, रुकेगा। 5 बार अगर वो 6-6 मिनट के लिए रुकेगा तो टोटल कितना रुक जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 मिनट्स रुक जाएगा वो। ठीक है, तो देखो अगर ये 60 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये मिनट में ही चल रहा है, 61 है, तो इसमें आप 30 मिनट और ऐड कर लो, तो यानी कि ओवरऑल 90/60 ये टाइम हो गया टोटल। या फिर आप जैसे ऐड करना चाहो ऐड कर लो, ये 61/60 घंटे का टाइम है, इसमें 30 मिनट यानी कि आधे घंटे और ऐड कर लो। ठीक है, तो आधे घंटे और ऐड करोगे तो 91/60 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल टाइम लगा दोस्तों वो 91/60 लगा। अब आप डायरेक्ट लिख लो कि जो दोस्तों स्पीड था, एवरेज स्पीड, वो टोटल डिस्टेंस यानी कि 49 और बटा टोटल टाइम लिखना है, दैट इज 91/60, तो 60 तो ऊपर चला जाएगा। अब अगर आप 7 से काटते हो यहाँ पर तो आप बोलोगे कि ये 7 से 13 सत्ते 91 कट जाएगा, सॉरी 91 वो नीचे आएगा ना 13। ठीक है, 7 से आप काटोगे तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, और ये 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये 7 छक 42 यानी कि अपने पास 420/13 आएगा। और देखो नीचे 13 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर पॉसिबल है, बाकी कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी में नीचे 13 ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब रह गया बात कि क्या इतना टाइम है हमारे पास वहां करने के लिए। देखो इतना टाइम वहां नहीं लगता, और ये देखो अगर आप पहले से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बैठे हो तभी मजा आएगा वहां पर सॉल्व करने के लिए। नहीं तो मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप पहली नजर में बाय बोल के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और फिर से दूसरी और तीसरी नजर में इसको सॉल्व करो, यानी कि लास्ट में अगर टाइम बचता है तब आप इसको सॉल्व करो। पहले आप फर्स्ट राउंड में तो इसे ना ही छुओ तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और उपाय था हमारे पास कि देखो अगर डिस्टेंस 49 था तो हम 7 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे, क्योंकि दूरी 49 है, इसमें दो दो 7 है, तो मुश्किल से मुश्किल एक 7 कटता है, ऐसा हम ये तुक्का लगा सकते हैं कि 7 से कटने वाला आंसर होगा। उसके लिए हर एक ऑप्शन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा और फिर चेक करना होगा कि किसमें 7 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 16,000 2 वर्षों में ये इतनी बन जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो जब भी रेट निकालना हो आपको, वो भी सीआई में, तो आपको क्या करना चाहिए, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लेना चाहिए, सीधी सी बात है। अमाउंट कितना है, तो आप बोलो कि यहाँ पर 21,160 है, और प्रिंसिपल है अपना भाई इतना 1600, एक जीरो को मैंने पहले ही काट दिया। ठीक है, और जब रेट यहाँ पर 2 साल दिया गया है ना, तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट, और 3 साल दिया है तो क्यूब रूट। मैंने बहुत अच्छे से एसीआई में कवर करवा रखा है अपने पेड कोर्स में, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब आप देख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर ये अभी 4 से कटता नजर आ रहा है, तो 4 से आप इसको काट दो, 4 से काटोगे 4 पच्चे 20, और फिर 4 दूना 8 और 4 नीम 36, और ये 4 से काट दोगे 400 बार में। अब ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 23 का स्क्वायर है, तो ये 23 बन गया, और ये किसका स्क्वायर है 20 का, तो 20 हो गया। ठीक है, तो 20 पर 3 का फायदा है, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, 15 का, यानी कि 15% रेट होगा। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट। आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो, 20 से 23 हो गया तो 3 का फायदा हो गया 20 पे इंटू का 100 ऐसे करके। अब ये एक सवाल देखिए, कह रहा है कि एक विशेष लेन देन में 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ, क्रैमुल विक्रैमुल का कितना अंश है, यानी कि व्हाट फ्रैक्शन आपको बताना है। व्हाट फ्रैक्शन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको सीपी बाई एसपी निकाल के बताना है। देखो सबसे पहले इसका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन में 1/7 बनता है, और अगर ये 1/7 है और ये चूंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये अगर सीपी होता तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट मिलता आपको। ठीक है, यानी कि अगर आपने 7 रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने में है, 1 रुपए का अगर प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट कितने का ले लिया 1 रुपए का, 7 में खरीदा और 1 रुपए लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो आप 8 रुपए में बेचेंगे। और हमें सीपी बाई एसपी बताना था, तो सीपी 7 है और एसपी 8 है, यानी कि 7/8 होगा। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स और फिर नंदू कुमार डायरेक्ट सर्च कीजिए, और जो भी क्वेरी है आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं हमें फॉलो करके। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करना, भूलना नहीं। अब ये देखो, ये जो सवाल है बिल्कुल सेम टाइप का सवाल कल भी आया था, सेम टाइप, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल कल भी आया था, तो उसको हमने होमवर्क आपके लिए दे दिया था, तो ये भी होमवर्क है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन हमने हर एक शिफ्ट में लगभग किया हुआ है, तो आप जा करके पिछली शिफ्ट को देखें और ऐसा क्वेश्चन आप समझें कि किस तरह से हमने सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, बशर्ते आपका आंसर सही होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि देखिए, एक खुदरा व्यापारी है जो कि थोक बाजार से 50 केजी सब्जी खरीदता है और उसमें से आधा 450 के प्रॉफिट पर बेच देता है, और बाकी का जो आधा बचता है उसके 275 रुपए के लॉस पर बेच देता है, तो प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। अच्छा देखो, दोनों का विक्रय मूल्य का अगर अंतर पूछ रहा है आपसे, तो एक बात समझना जरा कि दोनों में आधा आधा बेचा है। अगर आधा आधा बेचा है यानी कि हाफ हाफ, तो डायरेक्ट हम इन्हीं का गैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप चाहो तो इनका गैप ले लो कि देखो 450 और माइनस का कितना कर दो 275 कर दो। ठीक है, अब आप अगर गैप लोगे, ध्यान देना, दोनों का अगर हम गैप लेते हैं तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि इधर से 25 बच गया तो ये 300 बन जाता, और फिर उधर से 150, यानी कि 175 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है भाई, टोटल गैप। एक लॉस है बेसिकली, देखो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो बेसिकली प्लस बन जाएगा, तो ये 725 का गैप आ गया बेसिकली। अब आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, देखो हमने क्या बोला कि एक बार उसे 450 का प्रॉफिट हो रहा है और एक बार लॉस हो रहा है कितने का, 275 का। हमें इन दोनों का बेसिकली गैप लेना था, तो इन दोनों का एक्चुअली गैप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बेसिकली एड हो जाएगा, और टोटल जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 725 रुपए का। ठीक है, लेकिन ये गैप वो कह रहा है कि देखो ये गैप बताना है प्रति किलोग्राम आपको। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि पर केजी ऑफ द वेजिटेबल, और दोनों बार उसने आधा आधा बेचा है, तो आप आधे से इसको बेसिकली डिवाइड कर लो 25 से। 25 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे कि ये 25 दूना 50 और 25 निम 225, यानी कि ये आएगा 29। ठीक है, आशा करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे। नहीं तो आप सीपी को मान भी सकते हैं कि सीपी जो है क्रैमोली, वो हम 1 केजी के लिए एक्स मान लेते हैं। आप बोलते हैं कि देखो सीपी अगर मैं पर केजी के लिए, सीपी पर केजी के लिए एक्स मान लूं, तो देखो 50 को उसने बेचा है तो दो पार्ट में डिवाइड करके, 25 केजी एक जगह और फिर 25 केजी एक जगह। तो आप बोलेंगे कि देखो पहला 25 केजी खरीदा होगा, ये कितने का भैया, 25 एक्स का खरीदा होगा, और इसमें बेच रहा है वो 450 का प्रॉफिट लेकर है। ठीक है, आप बोलते हैं कि 450 का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, यानी कि ये हो गया पहला एसपी। और दूसरा एसपी, यहां से देखो इसकी भी खरीदारी 25 एक्स की ही है, और यहां से 275 का वो माइनस करके, यानी कि उतने के लॉस में बेच रहा है। अब आप दोनों का गैप ले लो, अब भी आप दोनों का गैप लोगे तो वही आएगा, और जब पर केजी गैप निकालना होगा तो आप डिवाइड कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल अपने पास है कि एक आयत की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 63 सेंटीमीटर और 65 है, उसके उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, और इसके डायगोनल के भी चर्चा की गई है, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखना कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो है 63,
और जो डायगोनल है वो है 65। तो अगर मैं इसकी ब्रेड्थ की यानी कि ये वैल्यू निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप बोलेंगे ये होगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, यही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है। आप बोलोगे कि देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो स्क्वायर निकालने से बेहतर है कि हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लें। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 128 बन जाएगा, और जब दोनों को माइनस करोगे तो ये 2 बन जाएगा, और 128 दूना कितना होता है 256, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। तो ये अपने पास कितना आ गया, इसकी जो चौड़ाई आ गई ये 16 आ गई। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप बता दो। अगर वर्ग की साइड जो है वो ए मान लें तो उसका एरिया, स्क्वायर का जो एरिया है वो इसके एरिया का 1/7 है। 1/7 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। एल है 63 और बी हमने निकाल लिया कितना 16। ये 7 से 7 9 63 कटेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12, और हमें 4 ए की वैल्यू बतानी है तो वो हो गया 12 चौके 48। 48 इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर देखो 3 जग हैं और तीनों में जो मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन है वो अलग अलग दे रखा है 3:1, 7:1 एंड 11:5। अब ये कह रहा है कि यदि इनको किसी एक कंटेनर में डाल दिया जाए तो इनमें मिल्क और सॉरी वाटर और मिल्क का रेशियो, देखो रेशियो इसने चेंज कर दिया, वाटर और मिल्क का पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सबसे जरूरी चीज इसमें क्या लिख रखा है कि जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, तो हम इक्वल कैपेसिटी बना देते हैं इनका। देखो इक्वल कैपेसिटी कैसे बनाएंगे, ये टोटल कितना है आप बोलोगे 4, ये टोटल कितना है 7 और 1 8, और ये टोटल कितना है 11 और 5 16। तो सबको हमें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हमें इसे 2 से और इसे 2 से और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये भी 16 16 बन जाए, तो ये सेम बन जाएंगे। अब देखो इसको 4 से करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा 16, 8 को 2 से करेंगे वो भी 16 हो जाएगा, और सारे सेम हो जाएंगे। अब बताओ अगर इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 3 12 और रेशियो 4 एकम 4 बनेगा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे उसको 2 से, दूसरे वाले को 2 से करना है तो वो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 बनेगा। इसको 16 से करोगे तो ये 16 को 11 से करोगे तो ये बनेगा 6 और 1 7 176। 16 से नहीं, उसको तो करना ही नहीं है ना बेसिकली, वो तो ऑलरेडी ही 16 यूनिट है, तो उसको एज इट इज आपको लिख लेना है। अब जोड़ दो 5 और 2 7 और 4 11, और ये आ गया अपने पास 37। तो इसका इससे रेशियो पूछा था ना, तो ये आंसर होगा अपना। अगला सवाल कह रहा है कि 120 प्रेक्षणों का जो समुच्चय का माध्य है यानी कि एवरेज है, या फिर आप मीन कह सकते हैं, वो कितना है 80। हर एक में अगर 10 घटा दिया जाए और फिर बाद में 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। देखो मैंने एवरेज के क्लास में कई बार ये चीज बता रखा है कि हर एक प्रेक्षण में, हर एक ऑब्जर्वेशन में आप जो चेंज करोगे वो एवरेज में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो आप बोलोगे कि देखो पहले से जो एवरेज था वो 80 था, हर एक में से 10 माइनस किया तो हमने यहाँ डायरेक्ट 10 माइनस किया, और हर एक को 7 से डिवाइड किया तो अब हम यही 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 70/7 दैट इज 10। दिस इज द आंसर। ये सवाल देखिए देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इट्स स्क्वायर क्यूब एंड फोर्थ पावर। ठीक है, देखो आपको उस नंबर का और रेसिप्रोकल, यानी कि अगर नंबर को मैं x मानूं तो x और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x का जो आपको एवरेज दे रखा है वो 2 दे रखा है। अगर एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 होगा सम, यानी कि योगफल। योगफल कैसे निकलता है, औसत गुना में संख्या, औसत 1 है और संख्याएं 2 हैं, तो योगफल आ गया अपने पास 2। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमें इसका वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका घन यानी कि एक्स क्यूब, और 4 घात यानी कि x टू द पावर 4 का एवरेज पूछा है, औसत। तो ये 3 संख्याएं हो गई ना, तो इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें ये पूछ रहा है। औसत यानी कि सम अपॉन द नंबर, यानी कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सम हमने योगफल निकाल दिया इनका, और 3 संख्याएं 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो एक बात समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एलजेब्रा का यूज है, आपने ये पढ़ा होगा एलजेब्रा में कि कभी भी अगर x प्लस 1/x2 होता है तो ऐसे कंडीशन में x की वैल्यू 1 होती है। ये आपने पढ़ रखा होगा डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दोगे तो ये 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 इज द आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को अच्छे से विजिट करें, और एनके मैथ्स नंदू कुमार जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये एक सवाल देखिए, ये सवाल इन्होंने दमदार एक पूछा है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। काफी अच्छा सवाल लगा, ठीक है, और जरूर से आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बरसात के दिनों में एक जलाशय में बहुत सा पानी आता है और जलाशय को साफ करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन उसमें पानी आना एक निश्चित दर से जारी रहता है, यानी कि हमेशा एक कांस्टेंट रेट से वाटर उसमें फ्लो होते रहता है। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि यह देखा गया कि अगर 7 और 5 व्यक्ति क्रमशः 20 और 50 दिनों में जलाशय को उस स्थिति में साफ कर सकते हैं जबकि उसमें पानी की आरंभिक मात्रा 24 और 36 किलोलीटर हो, तो जलाशय में प्रतिदिन आने वाले पानी की मात्रा लीटर में कितनी है ये बताना है। ठीक है, फिर से एक बार आप बात समझिए। ये कह रहा है कि देखो एक क्या है, अपने पास एक जलाशय है, ठीक है, जिसको रिजर्वायर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें कांस्टेंट रेट से पानी आ रहा है, ठीक है, रेनी सीजन में। अब ये भी कह रहा है कि देखो अगर 7 आदमी यानी कि 7 and 5 men कैन क्लियर द रिजर्वायर इन 20 and 50 डेज रेस्पेक्टिवली विद द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर बीइंग 24 and 36 किलोलीटर। यानी कि ये कह रहा है कि पहले से अगर उस जलाशय में 24 लीटर पानी हो, ठीक है, देखो यहां पर अब बात समझना जरा क्या कंडीशन है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। देखो क्या कंडीशन है, बहुत ध्यान से आप लैंग्वेज समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसके मेंस में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं कि आगे जब भी सीजीएल मेंस हो या फिर सीपीओ का पेपर हो, तो चूंकि सीपीओ के पेपर में भी अच्छे सवाल आ रहे हैं अब, तो इस दोनों में ही आने के चांसेज हैं इसके। देखो कह रहा है कि 7 आदमी उसको पूरी तरह से सही से खाली कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कब, कितने दिन में, सॉरी 20 दिन में कर पाएंगे। और किस कंडीशन में, जब पहले से उसमें 24 लीटर पानी भरा हो और जो कॉन्सेंट्रेट से पानी आ रहा है वो भी आता रहेगा। ठीक है, मान लो कि ये अपना तालाब है, ये जलाशय है अगर, तो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि 20 लीटर पानी होगा, सॉरी 24 लीटर, नॉट 20 लीटर, दिस इज 24 लीटर, 24 लीटर वाटर होगा। और जो कांस्टेंट रेट से पानी आ रहा है वो भी आता रहेगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा, ये भी पानी इसमें आता रहेगा। तब दोस्तों 20 डेज लगेंगे इसको क्लियर करने में। कितने आदमी को, 7 आदमी को, 7 मैन मिलकर के अगर 20 दिन काम करें तो 24 लीटर पानी पहले से होगा, और जो डेली आ रहा है पानी वो तो आ ही रहा होगा, 20 दिन में काम ये निपटा देंगे। और यही केस कह रहा है कि देखो भाई ऐसे ही 50 डेज लग जाएंगे, कब, जब 5 आदमी काम करें, ठीक है, और पहले से इसमें 36 लीटर का पानी हो, पहले से 36 लीटर का वाटर हो, और डेली जो पानी आ रहा है वो भी आता रहेगा, तो 50 डेज लग जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को काम करने में भैया, 5 मैन को। तो आपसे बोल रहा है कि डेली उसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, ये बता दो कि हर डे, प्रतिदिन, पर डे कितना लीटर पानी उसमें फ्लो हो रहा है। देखो हम इक्वेशन सॉल्व बना लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो ही समझ आएगा, वरना अगर इसको ट्रिकी वे से किया जाए तो टाइम भी जाएगा और समझ भी नहीं आएगा। लैंग्वेज इस तरह से लिख रखा है इन्होंने। देखो मैं ये कह रहा हूं कि 7 आदमी अगर 7 मैन अगर काम करें तो कितने दिन लगाते हैं भाई, 20 दिन लगाते हैं। 7 आदमी 20 दिन में काम को खत्म कर देंगे। और काम क्या करना होगा जरा देखिए, ध्यान से समझिए। 7 आदमी जब काम कर रहे थे तो काम क्या था, 24 लीटर पानी तो पहले से उसमें था, देखो 24 लीटर पानी तो पहले से था, और प्लस और कितना पानी एक्स्ट्रा होगा जो पर डे उसमें आ रहा है। तो अगर मैं पर डे का फ्लो मान लूं कि देखो जो पर डे फ्लो हो रहा है पानी वो x लीटर का हो रहा है, ठीक है, x लीटर, बेसिकली देखो ये किलो लीटर में बोल रखा है तो अभी हम किलो लीटर लेके चल रहे हैं कि x किलो लीटर का अगर पर डे हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 20 दिन में अगर वो सफाई करेंगे दोस्तों तो डेली x लीटर तो आएगा ही आएगा, और 20 लीटर में 20x पानी आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, 20x का पानी और आ जाएगा। ये वो वाटर है जो पहले से था, और ये वाटर वो है जो फ्लो होके आ रहा है। बात समझ रहे हैं, 24 लीटर तो ऑलरेडी उसमें इनिशियली वाटर था, और 20 लीटर, सॉरी x लीटर पर डे के हिसाब से 20 दिन में 20 लीटर आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, या आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा उसमें 5 आदमी काम कर रहे थे दोस्तों, कितने दिन तक, 50 डेज तक काम कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं, 36 लीटर पानी तो पहले से था उसमें, 36 लीटर, और 50 दिन में अगर ये काम कर रहे हैं तो 50 x और पानी उसमें भर जाएगा हर एक दिन x के हिसाब से। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, कि m दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7 दूना 14 और नीचे बचेगा 25। और इधर आप चाहें तो इधर भी 2 से काट सकते हैं बेसिकली, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, या ना काटे तो ही इजी है, ये इजीली कैलकुलेट हो पा रहा है, तो इसको काटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम काट नहीं रहे हैं, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर कितना बच गया हमारे पास, 24, ठीक है, और प्लस का 20x, और नीचे आ गया अपने पास 36 और प्लस का 50। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 14 को अगर 36 से करोगे तो आप बोलोगे 14 छक 84, और 14 तिया 42, और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50, ये 504 आ गया।
और प्लस 14 25 70 यानी कि 700x और इधर 24 को 25 से अगर आप गुना करोगे तो ये 25 के स्क्वायर से एक बार 25 कम है यानी कि 600, ठीक है। और 25 दूना 50 यानी कि ये 500x आ गया। तो यहाँ से आप बोलोगे कि 100x की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे कि 4 बस हटाना है 100 में से, 100 में से 4 हटा देंगे तो ये 96 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 96/100 आ गई। कुछ छूट गया क्या? कुछ तो छूट रहा है, कहीं पर हमने गलत कर दिया लग रहा है। 504, ये एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 14 छक 84 हासिल 8 और 14 तियाँ 42 और 8 50, ठीक है। 14 25 70, ठीक है। और 24 25 चौके 100 का 0 और 25 दूना 50 और 10 60 और 25 दूना 50 500। ये इतना आने लगा हमारे पास। और निकालना क्या था हमें कि पर डे कितना हो रहा है, उसको तो हमने x ही मान रखा था। कुछ ना कुछ तो हमने गलत कर दिया, एक बार वापस चेक कर लेने दो मुझे, ठीक है। इतना मेहनत पानी में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। 12 और 10, 7 दूना 14 हो गया। एक बार फिर से मैं काट लेता हूँ, मुझे लगता है कि हमने कहीं गलत लिख दिया है। 20 50 36 और ये 50 था और वो 24 और 20 था। चलो एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ से कट करके ही सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो कैंसिल करते हैं फिर। ये देखो अगर मैं 2 से काटता इनको पहले तो ये 12 दूना 24 कटता और ये 10 दूना 20 कट जाता और ये 18 दूना 36 और ये भैया 25 दूना 50। अभी देखो ये 2 से काट सकते हैं, ये 7 दूना 14 और ये 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10, मैंने ऊपर ऊपर ही काट दिया। अब देखो हमारे पास क्रॉस अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 18 सतह 126 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 25 सतह 175x बनेगा। और अगर 25 से 6 को गुना करें तो 25 छक 150 और प्लस 25 बचे 125x बनेगा। दोनों साइड ये 175 था, सॉरी दिस वन इज 175। तो हमारे पास अभी 50x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, ठीक है। 50x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 24/50। लेकिन ये क्या है किलो लीटर में है और हमसे क्वेश्चन जो पूछा था वो लीटर में बस पूछा था, तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपना 24/50 और 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50 से 2 20 बार में कट जाएगा और 24 दूना 48 यानी कि 480 लीटर आएगा। तो 480 लीटर पर डे पानी निकलता है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आज का लास्ट सवाल है, देख लीजिए। ये कह रहा है कि n क्रमिक सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए सूची बनाते समय अंतिम संख्या के स्थान पर गलती से अगली विषम संख्या लिख दी गई और इस प्रकार जो सही औसत है उससे 0.0125 अधिक औसत का मान आ गया। तो n का मान क्या है, यानी कि कितनी संख्याओं का औसत निकाला जा रहा था। देखो अगर संख्याएं n है दोस्तों तो आप एक बात समझिए कि मान लो n संख्या या कुछ भी संख्याएं थी, लेट से ये कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। और ये जो है ये इवन नंबर है यानी कि विषम सम संख्या है। और इसका अगला अगर आप ऑड नंबर लेते हैं बाय मिस्टेक या किसी भी तरह से तो आप कितना एक्स्ट्रा ले लोगे बताओ। अगर आप अगला नंबर लेते हो तो 1 एक्स्ट्रा लोगे, एक ही तो ज्यादा ले रहे हो ना उससे, क्योंकि हर एक बार अगला नंबर पिछले से एक ही ज्यादा होता है। तो अगर हम 1 एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो एवरेज कितना ज्यादा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 1 एक्स्ट्रा टोटल पे है n नंबर पे। n नंबर्स के लिए कितना है भैया एक्स्ट्रा, n नंबर्स के लिए जो एक्स्ट्रा है वो 1 है। तो पर नंबर के लिए यानी कि एवरेज के लिए आप बोलोगे एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो 1/n होगा, ये एक्स्ट्रा होगा। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कितना हुआ तो आप बोलोगे कि ये तो एक्स्ट्रा हुआ है 0.0125। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि 1/0.0125 जो कि बनेगा आपका 10,000 और बटा 125। तो इससे ये कट जाएगा 80 बार में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 80, ठीक है। 80 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से मैसेज करके बता देना। सॉरी मैसेज कहाँ करना है आपको, इंस्टाग्राम पे, या फिर सबसे बेटर होगा कि आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।